A very warm welcome to one and all, and especially our esteemed guest. We are privileged and honored to have Manoranjan Vyapari sir among us. So first of all, to kick off, हम लोग इसको इंग्लिश और हिंदी में रखेंगे, ज़्यादातर हिंदी में रखेंगे. बस मैं स्टार्ट किक ऑफ करने के लिए इंग्लिश में एक लिटरेचर के बारे में एक दो पैराग्राफ छोटा सा पढ़ के हम लोग इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को, इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे. सर, लिटरेचर इज द प्रोविंस ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टोरीज इन वट एवर गाइस आर मेडिटेशंस ऑन लाइफ. Anyone who has read Gulliver Travels, Hamlet, To Kill a Mockingbird, or Shakespeare, Eliot, Orwell will give a testament that they were taken to a different realm beyond space and time, which was a catharsis from daily mundane lives, a zone of extraordinary solace, an inquiry into the deepest realms of human emotions, a dive into the inferno of thoughts, and inquiry into the very question of what is life. As Calvino has aptly put, a classic is a book that never finished saying what it has to say. When we dissect and look beyond the surface, we realize that the great power bestowed on us is at play, the human imagination, which has produced these works of genius and more extraordinary. It is in this process of imagination and thoughts that penned down in words when transformed into language and literature, which acts as an umbilical cord of human civilization. ये एक लिटरेचर के ताल्लुक से एक दो लाइन मैंने आपके सामने कहा. तो आज हमारे सामने जो पर्सनालिटी हैं, जो राइटर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो लीडर हैं, और हमने इस टाइटल का जो है इस प्रोग्राम का थीम ही रखा है कि लिटरेचर एज लिबरेशन और इग्नाइटिंग इमेजिनेशन, इंस्पायरिंग एक्शन. तो जब हम सर की जर्नी देखते हैं, इनका स्टोरी देखते हैं बचपन से लेके, इन्होंने जो संघर्ष किया है जीवन में, उसके बाद इन्होंने जो परिवर्तन के लिए जद्दोजहद किया है और आज इस मुकाम पे पहुंचे, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है. और इन्होंने लिटरेचर का माध्यम चुन के जो है एक इमेंसिपेशन का रास्ता जो है पूरे लोगों के लिए दिखाया है. तो हम बहुत आभारी हैं सर, आप आए टाइम निकाल के. तो सबसे पहले हम आपसे जो है जब शुरू करें तो हम आप जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा और वो क्या स्ट्रगल से, क्या जो है आप बरिसाल में पैदा हुए, फिर आपको जो है पार्टीशन का हॉरर देखना पड़ा, उसके ताल्लुक से हम चाहते हैं कि आप कुछ शब्द कहें. शुरुआत बोलना शुरू करो. सबको सलाम, नमस्ते, जोहार. जब मेरा पैदा हुआ था, बच्चे का मुंह में शायद डाला जाता था. वो एक परंपरा है. मोहम्मदन में है कि नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन हिंदू में है. हमारे पास खजूर डालते हैं सर. खजूर डालते हैं. मिठास कोई चीज डाला जाता ताकि उसका जिंदगी मिठास बना रहे, बोली में मिठास आए. मेरा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर में चावल ही नहीं था. 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला, सब घर में भूखा थे. तो हमको कहां से मदरस ला के डालते मुंह में. और उस दिन बहुत बारिश भी हो रहा था, तो उसी ही हमारा पैदा हुआ. इसीलिए एक मुश्किल हमारे लिए बन गया कि हम कहीं पर भी कुछ बोलते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे बोली में मिठास नहीं है ना. तो आप लोग अगर ईटा पत्थर लाए हैं तो फेंक सकते हैं मेरे बात पर, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हर जगह फेंका जाता है. आप लोग भी फेंक सकते हैं, वो आजादी आप लोग का है. चप्पल अगर फेंकिएगा तो एक नहीं, एक साथ में 2 फेंकना पड़ेगा. इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चप्पल अगर फेंकना चाहे फेंक सकते हैं, लेकिन एक साथ में 2 ही फेंकिएगा, एक नहीं. अभी जिसको बांग्लादेश बोला जाता है, कहानी तो लंबा चलेगा. ये कितना देर तक आप लोग इसको सहन कर पाएंगे, बोलना तो मुश्किल है. हम गए थे एक बार करीमगंज, असम में. तो वहां 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम बकते गए. और आप लोग जैसे ऑडियंस में बैठे हैं श्रोता लोग, वो सवाल करते गए, हम जवाब देते गए. 2 घंटा कहां से बीत गया, 8 बज गया, फिर भी लोग रुकते नहीं है. और हमारे बाद में एक नृत्य गीत का प्रोग्राम है, कलकत्ता से आए हैं, बहुत अच्छा गाने वाले, नाचने वाले. तो आयोजक लोग जो है जल्दी हमारे को खत्म करना चाह रहे हैं. मैंने हमारे को नहीं, हमारे प्रोग्राम. हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूं, और अंग्रेजी तो एकदम बोल ही नहीं पाता हूं, अंग्रेजी सीखा ही नहीं.
तो इसके लिए आप लोग हमको शाबाश बोलना चाहिए, अभिनंदन बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि अंग्रेजी जानते नहीं फिर भी हम बोलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन वो जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम ही समझते हैं, सामने वाले नहीं समझ पाते। वो रात 8 बजे 9 बजे के बाद तो 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद में फिर वाणी प्रसन्न सिंह नाम का एक शख्स थे, उन्होंने कहा कि यही कार्यक्रम, यही प्रोग्राम दोबारा कल होगा और कल सिर्फ मनोरंजन अकेले ही बोलेंगे और कोई नहीं होगा। तो एक दिन 2 घंटे और उसके पिछले दिन 6 बजे से लेके 10 बजे तक 4 घंटे, मतलब 6 घंटा हमारा एक रिकॉर्ड है भाषण देने का 2 बार में। चाहेंगे आप लोग तो हम 10 बजे तक चला सकते हैं, लेकिन हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। इन्होंने टिकट भी उतना वही 8 बजे वाला काट दिया, अगर 12 बजे वाला देता तो फिर हम आप लोग के साथ और ज्यादा टाइम बिताते। एक बार एक प्रोग्राम में उषा उत्थुप जी आए थे और ऐसे ही ऑडियंस में बैठे थे, तो हमें बोला कि मनोरंजन आपका जिंदगी तो बहुत दुखी जिंदगी है, दुख भरा कहानी आपको, तो आप इतना हंसते कैसे और लोगों को हंसाते कैसे? तो हमने कहा कि आप लोग तो गाना गाते हो। कौन सा गाना? बोल तो भूल गया, लेकिन गाना का वही ये है कि जो दुख तो जिंदगी में है ही, लेकिन तुम हंस हंस के उस दुख को झेलता रहो, वो गाने का वो मतलब होता। अभी याद नहीं आ रहा, बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। तो आप लोग यही गाना गाते हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो, वो गाने का है ना। जी जी जी। तो वही बात है। तो हमारा जो गम है, हमारा जो दुख है, वो हमारा है और हंस हंस के आप लोग को बताएंगे। आप लोग दुखी मत होइए, आप लोग सिर्फ सुनिए। तो घर में चावल नहीं था, मंद रस मुंह में डाल नहीं पाए, फिर हमारा जीवन जो है मिठास नहीं बन पाया, बोली जो है मिठास नहीं बन पाया। जब उस पर देश का जब बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हुआ, वो जो संपत सरल जी का एक व्यंग्य रचना है, जो हलाल और झटका का बात हो रहा, लेकिन बकरी से नहीं कोई नहीं पूछ रहा कि उसको क्या पसंद है। हमारा देश को बंटवारा कर दिया गया, कुटका कर दिया गया, लेकिन हम लोग से कोई पूछा नहीं। उनका मर्जी आया, यहां से काल गए थे बांग्लादेश बॉर्डर, काली किसी का घर का आंगन से बॉर्डर खींच दिया, एक घर इधर है एक दूसरा घर उधर है, ऐसे ही बंटवारा कर दिया बांग्लादेश और भारत का। बहुत मैंने देख रहे थे तो बहुत तकलीफ हो रहा था कि वो उस पर वो भी हमारा ही देश था और इस राजनीति के चलते हमारे देश को काट के हमसे अलग कर दिया। हमको बहिरागत अनुप्रवेशकारी घुसपैठिया शरणार्थी रिफ्यूजी बना दिया गया, जबकि हम अपने ही देश में है। तो उस पर से इस पर हम लोग को आना पड़ा, एक कैंप में डाल दिया गया हम लोग को। हम दलित है, चंडाल जाति से है हम, और इस बात को हम छुपाते नहीं, हम चंडाल है। हमारे जैसे नीची जाति के जो लोग, इन सबको देश का जो बंटवारा है उस पर से 2 किस्म के लोग आए, एक ऊंची जाति के लोग, एक नीची जाति के लोग। जो ऊंची जाति के लोग जो है, कलकत्ता में 149 कॉलोनी बनाया गया, कलकत्ता में और उसका आजू बाजू में 149, ये 1950 साल तक बना दिया गया था। इसके बाद में तो और भी बना, सब ऊंची जाति के लोग को लिए, और हम जैसे नीची जाति के लोग, हम लोग को रख दिया कैंप में। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा पैसा,
आप लोग में से कौन कौन जानता है? सर तो जानते हैं, आप लोग कौन कौन जानते हैं? हम बहुत बार जेल गए, बहुत बार जेल गए। अभी हम जब देखते हैं उस कैंप को, अभी इस समय में वो कैंप का जब नजराना हम देखते हैं तो लगता है हमको कि वो जेल ही था। 5 जेल घूम चुका और तिहाड़ नहीं गए। एक बार सुनने को मिला था कि 500 रुपया देने से एक एक दिन, वो अखबार में देखा कि 500 रुपया देने से तिहाड़ में एक रात एक दिन बिताया जा सकता। तब चले गए वहां तिहाड़ में, तो वहां वेलफेयर ऑफिसर है, उनसे मिले, बोले हमको 4 दिन का यहाँ रहने का मौका दिया जाए। बोले आप कैसे आदमी हो, लोग जेल से डर के भागते हैं और अब पैसे देके जेल में आना चाहते हो, क्या बात है? और हम थोड़ा बहुत लिखते हैं, और जेल तो हम बहुत गए, 5 बार गए, लेकिन सबसे बड़ा देश का जो जेल है तिहाड़, वो अभी दिख नहीं पाए। हमारा दिखना अधूरा रह गया। थोड़ा एक बार तिहाड़ में हम आ जाए, एक बार देख ले तो जीवन जो है धन्य हो जाएगा। हमारे को ये व्यवस्था आप कर दीजिए। तब उन्होंने बोला, वो गेट से घुस करके बाएं तरफ एक छोटा सा घर है, बोला आपको वहीं रख दिया जाएगा, आप कुछ नहीं देख पाओगे। तिहाड़ इस जेल के अंदर में 9 ठो जेल है, आपको घूमने का मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वहीं पर रख दिया जाएगा। तो आप क्या देखोगे? इसके लिए ये सिद्धांत आप छोड़ दो। तो मिठाई मिठाई खिला के फिर हमको छोड़ दिया। वो भी लिखते हैं, उन साहब भी लेखक थे। तो ठीक है। तो एक कैंप में जो हम लोग को रखा गया था, वो लोग सोचे थे कि इतना दुख तकलीफ जो है ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे कहीं पर, मर जाएंगे। लेकिन हम लोग मरे नहीं। 6 साल तक हम लोग उसी में रहे, और उसके बाद में हम लोग को बोला कि दंड करने जाना पड़ेगा, अंडमान जाना पड़ेगा, नैनीताल जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा। और वो भी जगह ऐसा था, जंगल, पत्थर, पानी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है, आवागमन व्यवस्था कुछ नहीं है। एक जंगल का बीच में थोड़ा सा जगह सफा कर दिया और वहीं पर एक कैंप बना दिया। तो जाने के लिए हमारे पिताजी इनकार कर दिए, तब बाद में गए, लेकिन उस समय इनकार कर दिए। तो जो है सरकार की ओर से जो थोड़ा बहुत चावल दावल मिलता था, वो बंद कर दिए। अब हमारे घर में भुखमरी का नौबत आ गए। हमारी उम्र तब 6 साल। क्या करें? छोटा सा एक बहन था हमारा, हमारे आंख के सामने तरफ तरफ कर मर गए भूख में, हम कुछ नहीं कर सके। मेरा माताजी का एक ही कपड़ा था, वो फट गया था। दिन में वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। आप लोग हमारे आत्मकथा इतिवृत्त चंडल जीवन, जिसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हुआ, इंटरप्रेटिंग माई चंडल लाइफ, आपका दिल्ली का ही प्रकाशक है। मौका मिले तो एक बार लाइब्रेरी में पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो खरीद लीजिएगा। आप लोग खरीद लीजिएगा तो 2 पैसा हमारी भी रॉयल्टी आएगा, और नहीं खरीद लीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा। उसमें ये सब तमाम बातें लिखा हुआ है। उसके बाद हम घर से भाग गए, गैया बैला चढ़ाने लगे। सिर्फ खाना भर मिलता था। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुए, एक चाय दुकान में काम पे लग गए। आप लोग डर रहे क्यों चाय के नाम से? अरे हम चाय बेचे नहीं भाई, हम सिर्फ गिलास दे। ये चाय वाले के नाम से लोग क्यों डरने लगते हैं, हम समझ नहीं पाते। कितना खतरनाक है चाय वाले लोग, अभी तक हम समझे नहीं। सब खामोश हो गया चाय वाले के सुन के। हम चाय गिलास धोए। इसके बाद मुठिया मजदूरी, रिक्शा रिक्शा चलाते रहे। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये जो समाज है, इसको हम सहन नहीं कर पा रहे थे। हमारे को जन्म के कारण बोल दिया कि तुम अछूत हो, अस्पृश्य हो। कैसा जिंदगी हमारा? देवता के मंदिर में हम जाएंगे, लोग बोलते हैं देवता के मंदिर में जाओ तो तुम पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, पाप तुम्हारा खत्म हो जाएगा।
और हम ऐसा इंसान है, हमें भगवान बनाया है, हम उन भगवान के मंदिर में घुस नहीं सकते, और अगर छोड़ भी दिया देवता को वो अपवित्र हो जाएगा, फिर उसको गैया मूत से, गोबर से उसको धुलाना पड़ेगा। तो भगवान बड़ा हुए, देवता बड़ा हुए या हम बड़ा हुए, हमें पता नहीं। हमें शुद्ध करने का क्षमता उसको नहीं है, लेकिन उसको अशुद्ध बनाने का क्षमता हमारे को है। हमारे ये धर्म में लिखा है, मनु संहिता में, हर हम उसी हिंदू है। इसलिए हम बोल नहीं पाते गर्व से कहो हम हिंदू है, हम गर्व से कह नहीं पाते। अगर हम निजी अपने को हिंदू कहे तो वो हमको याद दिलाता है तुम चंडाल हो, तुम नीची जाति हो, तुम अछूत हो, तुम अस्पृश्य हो। तो क्यों हम भाई अपने को हिंदू बोले? जब इतना छोटा बन जाएंगे हम हिंदू बोलने से, तो हम हिंदू बोलेंगे नहीं, हम हिंदू नहीं है। ये जो गुस्सा हमारा था समाज के प्रति, एक गुस्सा कभी कभी हमारा निकल जाता था। जैसे छोटी सी बात, उदाहरण के, बड़े बड़े बताएंगे नहीं अभी, क्योंकि बोलने का आजादी भी नहीं है आजकल। सच बात बोलो तो हो सकता है वो तिहाड़ जेल घुमा ही देगा। हम पैसे देके जा रहे थे, वो पैसा देगा नहीं, पैसा लेगा नहीं हमसे, उल्टा हो सकता है 2-4 पैसा निकलते समय दे देगा हमारे हाथ में। कुछ कहा नहीं जा सकता, समय बड़ा भयंकर चल रहा। वो जो हमारा गुस्सा है, हम रिक्शा चलाते थे, किसी व्यक्ति ने बांग्ला में बोल दिया, ए रिक्शा जाबी ना गिरे, जाबी ना गिरे, मतलब हमारे कोई इज्जत नहीं है, हमसे छोटा, हमारे पिताजी जैसे उम्र का कोई रिक्शा वाला उसको भी तू तड़क कर देता है, भड़क जाते हैं हम, गुस्सा हो जाता है हमारा। वो जो तू बोल दिया उसमें हमको याद दिला दिया कि हम छोटे लोग हैं, छोटे जात है, तो हम भड़क जाते थे, हम उल्टा उसको बोलते थे कहां जाएगा बे, तो मारपीट हो जाता था। ऐसे ही हमारे गुस्सा पर हमारा कंट्रोल नहीं था, तो ऐसे ही मारपीट हुआ, और थोड़ा मारपीट करते करते हम जादवपुर रेलवे स्टेशन का आजू बाजू में गुंडा का एक रूप में परिचित हो गए। पढ़ाई लिखाई हमारे तो था नहीं, और उस समय 71 नक्सलाइट का आंदोलन बहुत जोर शोरों से चल रहा था। नक्सलाइट का लड़का लोगों जो है हमको बहुत पसंद करता था, हमारा बात, हमारा काम, और वो हमको बोलते थे, क्या बोलते थे उसका मतलब आप लोग समझते हैं, हम तो अंग्रेजी जानते नहीं, लुम्पेन प्रोलेटारिएट। वो क्या होता है दादा? लुम्पेन प्रोलेटारिएट मतलब क्या होता है? हमें मालूम नहीं, हम आज तक ढूंढे भी नहीं कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो लोग बोलते थे कि ये लुम्पेन प्रोलेटारिएट है। लेकिन बाद में पता चला, सुना कि जो रूस विप्लव जब हुआ था, रूस में जो क्रांति हुआ था, बड़े बड़े विप्लवियों ने, क्रांतिकारियों ने जो काम किया, कुछ लुम्पेन प्रोलेटारिएट जो है उससे भी बड़ा बड़ा काम कर देते थे रात के अंधेरे में। सच बात जी, सच बात जी जी। तो वो हमको उतना इज्जत देते थे, अभी हमें क्या पता। तो हमें जेल जाना पड़ा। जेल तो हम पहले भी गए, हमारे रेलवे स्टेशन का बाजू में दारू बिक्री होता है, चुलाई, यहां भी बनता होगा, हाँ हाँ, देसी दारू वो बिक्री करते हैं कुछ लोग। तो आबकारी वाले के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एग्रीमेंट, कि महीना में एक बार हम रेड करेंगे, 29 दिन तुम अपना धंधा चलाओ, और हर महीना में 1 तारीख से लेके 5 तारीख के अंदर आके हमसे एक बार मुलाकात कर जाना। मुलाकात का मतलब आप लोग समझते हैं। और एक बार हम रेड करेंगे, 1-2 आदमी हमको पकड़वा देना, ताकि हमारा भी नौकरी बना रहे, भी हम भी कुछ काम कर रहे हैं। सरकार तो पूछेगा कि तुम लोग इतने लोग इतने दिन से ड्यूटी कर रहे हो, फिर कितने लोगों को पकड़े, कितने लोगों को जुर्माना किए। तो वो दारू दुकान जिस दिन रेड करेगा, पहले दिन खबर दे देते कि आज शाम को हम लोग आने वाले हैं,
काल शाम को हम लोग आने वाले, तैयार रखना 2 आदमी। तो दारू वाले लोग हम लोग से संपर्क करते थे कि जितने दिन तू जेल में चला जाएगा, 7 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, हर दिन के लिए 15 रुपया। जेल में चला जाते थे हम लोग, खाना वाना वही मिल जाता था, थोड़ा बहुत जो भी, और उसके बाद जब निकलते तो हर दिन का 15 रुपया रोज ही मिल जाता था। तो उस तरह हम लोग गए और गए, रेलवे स्टेशन में हम सो करके रहे। हम जैसे बहुत लोग जीआरपी आरपीएफ वाले जो है, रात भर वो लोग कहाँ कहाँ क्या ड्यूटी किए क्या नहीं किए। सुबह जाते समय हम सबको 2-4 जन को पकड़ के ले जाते थे। एक लोहा, रेल का लोहा हाथ में थमा दिया और 3 आरपीएफ नाम का एक केस डाल दिया, जिसमें 90 दिन जेल अनिवार्य है, उसमें रहना ही पड़ेगा 90 दिन, फिर छोड़ देता था 90 दिन के बाद। उस तरह भी गए। लेकिन ये पहली बार हम गए जेल, जब पुलिस वाले हमको डरा रहे थे कि तेरे को 10 साल सजा होगा, 10 साल तक तेरे को जेल में सड़ा देंगे। पुलिस वाले डरा रहे थे, तो इसके लिए हम रो रहे थे। चलो भाई 10 दिन तो ठीक है, लेकिन 10 साल इतने लंबे समय तक जेल में जाना पड़ेगा, हम रो रहे थे। और जेल, इसी जेल वाले को ऐड करते हुए आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। ये जेल में जाते हैं और कुछ साल बाद आप जो है जब रिक्शा पुलिंग करते हैं तो जिजीबिशा एक वर्ड है जिसका मीनिंग आप जो है इत्तेफाक से महाश्वेता देवी से पूछते हैं। तो सर जो है स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए, तो वो मतलब जेल में जाते ही, जेल में जाके आपका पूरा एक्सपीरियंस है। फिर जब बहुत साल बाद आते हैं बाहर, तो ये आपके अंदर जिज्ञासा कि जिजीबिशा का वर्ड का मीनिंग क्या है, इस सफर को थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताया, ताकि इसी को कंटिन्यू करते हुए ताकि हमारे ऑडियंस भी इंस्पायर हो गए किस तरह से बिना जो है पढ़े लिखे ये पढ़ना लिखना सीखते हैं, किस तरह सीखते हैं। वहां उनको जो है एक मास्टर मोशाई मिलते हैं, वो उनको जो है गाइड करते हैं। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल जो है एक फैसेट है। तो मैं चाहता हूं कि वो भी आप इसमें ऐड करें। बस जो बोल रहे थे हम वही को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। जेल में जो है रोना गुनाह है, क्योंकि आज आप जेल गए और रोने लग गए, और जो आदमी 10 साल से 20 साल से जेल में पड़े हैं, उसको भी तो घर के लोगों की याद आता होगा। तो आप रोने लगोगे देख करके, उसको भी रोना आ जाएगा। तो उसको जो आपने रुला दिए, ये एक गुनाह है आपको, इसलिए वो पीटना चालू करेगा आपको। उसको दुखी बनाने के लिए आपको वो पीटना चालू करेगा। तो एक शख्स जो है 60-65 साल उम्र का था, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मात्रो मात्रो क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहा। हम बोले, पुलिस वाले बोले 10 साल हमारा जेल होगा, 10 साल तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम दुबला पतले थे। जिन पुलिस वाले पकड़े थे हमको, एक गाली दिए थे, और उसको हम दे के आपको सुनाएंगे, नहीं तो जमेगा नहीं। साले, तेरा बदन में आधा किलो मटन नहीं है, गोश्त नहीं है, और तू इतना बड़ा कांड कर दिया। मतलब इतना दुबला पतला हम थे कि जिस कांड के कारण हमें पकड़ा गया, हम किए हैं या नहीं किया है वो बात छोड़िए, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो हम कर सकते हैं। पुलिस वाले भी उसीलिए बोल रहे थे कि साले तेरे बदन में गोश्त नहीं है आधा किलो, और तू। तो उस शख्स जिन्होंने हमें जेल में मिला, मास्टर मोशाई, वो भी विश्वास नहीं कि इतना बड़ा कोई कांड हमारे द्वारा हो गया। तो क्या केस में जो 10 साल तक तेरा चोरी फोरी छोटा मोटा कर सकते हैं, उसमें 10 साल कैसे होगा। 10 साल के लिए तो कोई बड़ा अपराध करना पड़ेगा ना। हमारी ताकत कहाँ है बड़ा कुछ करने का। बोले कौन सा धारा लगाया देख तो ये राशन कार्ड टाइप के एक, अभी तो राशन कार्ड छोटा हो गया, उसमें इतना बड़ा बड़ा हुआ करते थे। उसमें जो जेल गया उसको वजन, उसका नाम, उसको पता, पिता के नाम, सब तमाम चीज उसमें, शरीर में कहाँ काटा हुआ दाग है वो सब लिखा हुआ रहता है, लंबाई कितना, वजन सब लिखा रहता है, और कौन सा केस में इसको डाला गया और कब इसको कोर्ट में जाना है, ये सब लिखा रहता है। तो हम तो अंग्रेजी जानते नहीं है, बांग्ला भी नहीं जानते हैं, उस समय बांग्ला भी नहीं जानते। हम बोला हम तो पढ़ नहीं सकते। तो उन आदमी, हमारे लेखन में हम उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि उनका एक आंख में दुर्वासा के क्रोध था और एक आंख में बुद्ध के करुणा था। हमको देखा तो बोला ला कागज ला,
तो उनके सामने काट तो दिया हम, वो देखे 148, 149, 307, 3+5 ये था धारा। लॉ के कोई छात्र यहां होंगे तो मालूम होगा उसको कि इसमें क्या होता है। तो उन्होंने कहा हाँ वकील दे सकता है। हम बोले नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे देंगे। माँ बाप तो है लेकिन बहुत गरीब है। तब तो बेटा तेरे को 10 साल तक जेल में रहना ही पड़ेगा। तो ये और भी इसको विस्तार से और बता सकते थे लेकिन समय का पाबंद है, सीमा है, ज्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि यहां तो हमको 4 घंटा बोलना नहीं है ना। तो वो आदमी जो है बोला धीरे धीरे, उसी दिन नहीं 2-4 दिन हम हमारे बीत गए। अपने लड़का जैसे हमें सोचने लगा उन्होंने। तो फिर कहा देख जेल में 10 साल रहना है तो थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ी तो सीख लेगा, तो जेल में एक राइटर का काम मिलेगा। यानी कोई आदमी कोई मुलजिम कोर्ट जाता है, इंटरव्यू जाता है, टीआई पर होता है तो उनको नाम बुलाना पड़ेगा। तो उतना अगर तू लिखाई पढ़ी सीख लेगा तो वो हल्का काम तेरे को मिलेगा। और नहीं होगा तो दाल चक्की में तेरे को डाल देगा, वो दाल पिसाई करना पड़ेगा या चौका में खाना बनाने के लिए वहीं डाल देगा। मतलब वो मेहनत का काम है, कष्ट का काम है। इससे अच्छा है तू थोड़ा लिखाई पढ़ी सीख ले। और भी 2-3 घटना हुआ था जिसके कारण हमें लगा कि हाँ हमको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, हमको लिखाई पढ़ी सीखना चाहिए। फिर उनको हमने बताया कि मास्टर जी लिखाई पढ़ी सीखने का तो हम चाहते हैं लेकिन यहाँ तो कागज कलम कुछ नहीं है, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा इच्छा, अगर तुझमें इच्छा है कि हम सीखेंगे तो हर चीज जुगाड़ हो जाएगा। हम बोला हम सीखेंगे, कल सुबह तैयार रहना। तो सुबह दांतन जैसा एक लकड़ी का कुटका तोड़ के लाए और आंगन को, जेल का आंगन को दिखाए। बोले ये तेरा स्लेट है और ये पेन है और मैं तेरा जीता जागता पुस्तक हूं, इसी में लिख। वो मिट्टी में हमने लिखना शुरू किया। इसके बाद में जैसे हम थोड़ा बहुत हमारे लिखाई के क्षेत्र में प्रोग्रेस हुए, मददगार 1-2 मिल गए। और एक जेल में आजकल तो जो रक्तदान शिविर बाहर में बहुत होता है लेकिन उस समय नहीं होता था। उस समय सिर्फ जेल में होता था। और अस्पताल में लोग, गरीब लोग जो है वो खून दे करके पैसा लाने के लिए खून देते। बाहर में ऐसे नहीं होता था। और जेल के मुलजिम जो है एक बार खून देने से 20 दिन उसका सजा कम हो जाता है। और सजा ना कम करवाना चाहे, अंडर ट्रायल प्रिजनर हो तो उसको 20 रुपया मिलता था। तो एक बार हम खून भी दे दिए तो उसमें 20 रुपया मिल गया, तो उसमें कागज खरीद लिए। जेल में हम एक पुस्तक पढ़ने का लायक विद्या प्राप्त कर लिए थे। मनोज बसु का एक पुस्तक है निशी कुटुंब, उसको हम पढ़ लिए थे जेल में बैठ के। उतना ज्ञान हमें मिल गया था। तो 10 साल हम तो जेल में रहे नहीं। हमारे कुछ मित्र लोग बाहर में आए, वो हमारी जमानत पर छोड़ा लिए, हम आ गए बाहर में। जेल और बाहर में 2 जगह में जो अंतर है, जेल में कोई आदमी भूखा नहीं रहता। 3 बार थोड़ा कम हो और ज्यादा हो उसको मिल ही जाएगा खाना। जेल में कोई आदमी बीमार बिना दवा दारू के मरता नहीं है, कुछ ना कुछ दवा दारू उसको मिल जाएगा। जेल में जाड़ा में तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, 2 कंबल मिल जाएगा। तमाम सुविधाएं जेल में है जो कि बाहर में नहीं है। बाहर में कोई आदमी भूखा रास्ते में तरफ तरफ कर मर जाएगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। हम बाहर तो आ गए, खाए तो क्या खाए, तो फिर हम रिक्शा चलाना शुरू किए। और रिक्शा चलाना शुरू किए, उसके साथ जेल से लाए हुए जो नशा, हालांकि इसकी पहले भी हम दारू वारू पिया करते थे लेकिन वो नशा छूट गया। पुस्तक का नशा भयंकर रूप में हमें पकड़ लिया।
हर समय हम पुस्तक पढ़ते थे, जहां जो मिले। कवाड़ खाना था, कवाड़ खाना में जाने से वहां कुछ पुस्तक मिल जाता था, पुराना सुनाना। फिर स्टेशन में पुस्तक का छोटे छोटे दुकान होता है, वहां मिल जाता था। तो एक पुस्तक में हमें एक शब्द मिला जो दादाजी ने अभी बताया, जिजीविषा। जिजीविषा, जीने की इच्छा, है ना। हिंदी में शब्द जो है बहुत चलता है, लेकिन बंगाल में नहीं था। अब हमारे कारण जो है लोग जिजीविषा शब्द का अर्थ भी जानने लगे और लेखन में जिजीविषा शब्द का प्रयोग भी करने लगे। तो ये शब्द का जो है अर्थ हमें नहीं मिल रहा था। ये क्या है, जिजीविषा का मतलब क्या है? जिन तीन से पूछ रहे थे। तो ज्योतिष कॉलेज का एक अध्यापिका, शनिवार का दिन था, दोपहर का टाइम था, जून का महीना था, वो निकले, जून या जुलाई महीना का गर्मी का दिन था, निकले, हमारे रिक्शा में सवार हुए। हम उनसे पूछे कि ये जिजीविषा का अर्थ क्या है। वो चुप गए। एक रिक्शा वाला इतना कठिन शब्द का पूछ रहा है, बोले ये सब तेरे को मिला कहां से? हमारा पुस्तक से। तेरा पढ़ाई लिखाई कितने दूर? हमने कहा कि हमारा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हम कोई स्कूल कभी गए नहीं, तो कैसे पढ़ लेता है? हम बोला हम अपने ही सीखा है। कौन कौन सा पुस्तक पढ़ा? तो हम 10-20 पुस्तक के नाम ले लिए, जिनमें 4-5 पुस्तक उनका लिखा हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक पत्रिका निकालता है वर्तिका, तेरे जैसे लोग, कम लिखे पढ़े लोग, मेहनत कश लोग उसमें लिखते हैं। तू लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं छपवाऊंगा। तो मैंने तब तक कुछ नहीं लिखा कभी, पढ़ तो लेते थे। अभी भी मैं हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ सकता हूं, लेकिन लिख नहीं सकते। तो उनको हमने बताया कि हम तो कभी कुछ लिखे नहीं। बोले जब तू पढ़ना सीख गया, वो भी तो नहीं जानता था, तो लिखना भी तू सीख जाएगा, कोशिश तो कर। हम बोला आपका एड्रेस दे दीजिए, आपका एड्रेस दे दीजिए, हम लिख पाते हैं तो फिर आपसे जाके मिल लेंगे, लिख दे देंगे आपके पास। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कागज का कुटका में लिखा महाश्वेता देवी और उनका एड्रेस। हम बोले अरे ये महाश्वेता देवी है, तो जगह है यहाँ पे अभी। तब उस समय हमारे रिक्शा के गद्दी के अंदर उन्हीं का एक पुस्तक था, उसका नाम था अग्निगर्भ। उसको निकाल करके हमने दिखाया कि अभी हम थोड़ी देर पहले आप ही का पुस्तक पढ़ रहे थे। तो उसके बाद में महीना दिन के प्रयास के बाद एक लेख हम तैयार किए और वर्तिका में दिए। वर्तिका पत्रिका में लेख छप गए। अब बंगाल में वर्तिका पत्रिका, महाश्वेता देवी का पत्रिका हर कोई पढ़ता था। जैसे एक बार दिल्ली में मुंशी प्रेमचंद, उनका पत्रिका हंस, हर कोई पढ़ेगा ना। जी। तो वर्तिका भी हर कोई पढ़ता था, जो पढ़ने का आदत जिनका है। तो एक रिक्शा वाले जो कभी कोई स्कूल नहीं गया, इस तरह का एक लेख लिखा, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो लोग मिलने के लिए हमारे पास आ जाते थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी बाजू में था, प्राध्यापक लोग आ जाते थे, छात्र लोग आ जाते थे कि आपने लिखा? हाँ लिखा हमने। विश्वास, कोई विश्वास करता था, कोई नहीं करता था, पता नहीं क्यों। फिर बोलते थे कि अच्छा तो अब जेल में रहे? हाँ जेल में रहे। तो अब जेल के बारे में एक लेख हमें दो, हम छपेंगे। अच्छा आप रिफ्यूजी हो? हाँ रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी कैंप के बारे में एक लिखो, हम छपेंगे। तो ऐसे वो लोग फरमाइश करते गए और हम लिखते गए। उसके बाद में हमको लगा कि नहीं, इस लेख से जी नहीं भरता, हमको कहानी लिखना चाहिए, हमें उपन्यास लिखना चाहिए। फिर हम कहानी लिखने आए, उपन्यास लिखने आए। अभी कोई बता रहे थे 100 कहानी, नहीं, कहानी 250 से ऊपर हमने लिखा। और बता रहे तो 12-14 उपन्यास, नहीं 27 हमारा पुस्तक है, 15-16 उपन्यास है, 27
सात पुस्तक अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुके। अब तक 6 भाषा में हमारे पुस्तक ट्रांसलेट हो चुके और पुरस्कार लगभग 42 मिले, जिसमें हिंदू प्राइज है, जर्मनी से रूसो फेलोशिप मिले, मुंबई से गेटवे एलीट प्रेस राइटर ऑफ द ईयर मिले, उड़ीसा से कलिंग साहित्य पुरस्कार मिले, सूर्य दत्त नेशनल अवार्ड पुणे से मिले, बंगाल से एकेडमी मिले, बंगभूषण मिले, रविंद्र सिद्धि पुरस्कार मिले। ऐसे छोटा बड़ा मिला करके अब तक मेरे झोली में 42 पुरस्कार है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे लिए है कि किस तरह से जो है एक शख्स जो है इतने मुश्किलात से गुजरते हैं, इतने परेशानी से गुजरते हैं, फिर लिखना पढ़ना जो जेल में सीखते हैं, फिर इत्तेफाक से किसी से मुलाकात होती है, फिर अपना कहानी बताने के लिए जो है एक लिखने का, एक पेन का माध्यम चुनते हैं। और सर कहते भी हैं कि जो है पेन जो है गन पाउडर है, या पेन जो है बंदूक से ज्यादा पावरफुल भी है। तो हम अभी जो ये लिखते हैं और लिखते क्यों हैं, इस पे कुछ हम लोग बात करेंगे। इनकी किताब के एक ट्रांसलेटर है अरुणवा सिन्हा, जिन्होंने इनका देयर इज गन पाउडर इन एयर पे तर्जुमा किया। तो वो इनके बारे किताब के बारे में लिखते हैं कि व्यापारी हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्पैथी विद एवरीवन ही सॉ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव जस्ट लाइक हिमसेल्फ। ही कुड हैव foregrounded his own unique experiences in all his fiction, but he chose instead to tell the stories of these other people united in their way, all victims fighting back and refusing to surrender। इनकी किताब है रनअवे बॉय, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, जिसमें एक इनका किरदार जीवन दास है, जो भी एक चंदाल कम्युनिटी से है, और वो किस तरह से कास्ट या जो कास्ट एट्रोसिटीज को झेलता है, किस तरह से जो माइग्रेशन को झेलता है, उसके बारे में आप बात करते हैं। आप कहते हैं कि ये इन्होंने इसलिए लिखा, he started writing because he wanted to put forth a true depiction of society's outcast and the voiceless। ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है जिसमें जो लोग जो है इस तरह के एट्रोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। ये इनके शब्द हैं कि आई read a lot of books and saw that those are writing about our lives, they aren't aware of our life's truth, they are peeking into our lives from their home's terrace and writing about us, they aren't capable of seeing real struggles of our lives, they are merely using their imagination, so even if it is closer to the truth, it is not truth। और ये भी कहते हैं कि अपने वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ बनाया जाए, मतलब रीडर्स ये कहते हैं कि जैसे स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा पाए, लेकिन इसकी वजह से इनका जो राइटिंग इतना पावरफुल है कि जो रीडर से रेजोनेट करता है। तो लिखते क्यों हैं, इस पे हम चाहते हैं कि आप अपना जो है लिखते क्यों हैं, या क्या स्टोरी जो लिखते हैं, इसके पीछे आपका जो फिलॉसफी है, आपका जो पूरा जो सोचना है, उस पर थोड़ा आपका हमारे ऑडियंस को बताएं। ऑडियंस से मेरा एक सवाल है, मैं यहां खड़ा हूं, आप लोग सब देख ही रहे। एक तो दारू पी के रास्ते में पड़े रहने वाला रिक्शा वाला मैं हूं, एक रेलवे स्टेशन का छोटा मोटा गुंडा मैं हूं, नक्सलाइट लोग उनके साथ कुछ दिन तक शंकर गोनेगी के साथ हमने आंदोलन किया छत्तीसगढ़ में, मैं हूं, महासती युवा साथ लेखन के क्षेत्र में भी कुछ काम किया। आप हमारे पास जो सवाल कर रहे हैं, राइटर मनोरंजन व्यापारी के पास, गुंडा मनोरंजन व्यापारी के पास, नक्सलाइट मनोरंजन व्यापारी के पास, रिक्शा वाला मनोरंजन, किसके पास कर रहे हैं, उस तरीके के जवाब देंगे हम। आपका सवाल किससे है, राइटर मनोरंजन व्यापारी से है, गुंडा मनोरंजन व्यापारी से है, नक्सल मनोरंजन व्यापारी से है, या दारू पी के रास्ते में पड़े रहने वाला मनोरंजन, किसके पास सवाल है? क्योंकि चारों शख्स तो मैं ही हूं, पांचों हूं। राइटर का अंदर भी फिर गुंडा भी हो जाता है। एक बार पाटना गए थे हम, सत्यरंजी कार्यक्रम, ऐसे उसका कोई कार्यक्रम चलते हैं, नीतीश कुमार जी ने उनकी बुलावे पर हम गए थे। ऐसे ही सवाल किया था, आप क्यों लिखते हैं? उस दिन जो जवाब दिया था और आज भी वही जवाब दूंगा, और उस पर मैं अडिंग हूं। हमने जवाब ये दिया था कि हम कत्ल नहीं कर सकते, अगर हम कत्ल कर सकते तो हम लेखन छोड़ देते। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम कत्ल करना चाहते हैं, किसको कत्ल करना चाहते हैं, क्यों कत्ल करना चाहते हैं? एक छोटी सी बच्ची फुटपाथ पे रह रहे हैं,
अभी 3 दिन 4 दिन पहले अखबार में आया, 5 महीना का एक बच्ची, 5 महीने का बच्ची, समझ सकते, सोच सकते, उसको रेप कर दिया, मार दिया। जी चाहता है ऐसे कोई हमारे सामने आ जाए, मिल जाए, पकड़ ले हम, हमारे साथ वो हमारे एक पीएसओ है, हम लोग पिस्टल लेके सब दिन अंदर में ढूंढते हैं कि ऐसा हमारे एक बदमाश दुष्कृति हमारे सामने एक बार आ जाए। इतना मारेंगे, इतना छेद करेंगे उसको कि कहां से एक महिला पेट में बच्चा है, सरकारी कुआं है, प्यास लगा, बेचारा पानी उठा के पी लिया या एक बाल्टी भर लिया अपने घर में अपने लोगों के लिए। कितना बड़ा गुनाह है कि उसको मार देता है ऊंची जाति के लोग पीट पीट के। होता कि नहीं ये चीज, होता कि नहीं? ऐसा कोई एक हमारे सामने आ जाए, हमको मिल जाए, फिर हम फांसी का फंदा तक पहुंचने के लिए तैयार पहुंच जाएंगे। हम एक विधायक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कानून में इतने कमियां है कि पैसे वाले लोग जो है इस कानून उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। और गरीब जो है, आपको मालूम है बंगाल में धनंजय नाम का एक शख्स को फांसी में चढ़ा दिया गया था, सुने आप लोग? हम कानून के जितने थोड़ा बहुत जानकार है, बहुत बार जेल गए, बहुत केस लड़े, वकील लोगों के साथ भी हमारा बहुत दोस्ती है। हमारे जो इंडियन जो पेनल कोड है उसमें बोला गया कि 999 लोग अगर गुनाहगार छूट जाए तो जाने दो, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा ना मिले। और मर्डर की जहां तक बात है उसमें आई विटनेस, आपको अंग्रेजी शब्द आप ही तो बोल रहा हूं, वो अंग्रेजी में लिखा है, हम सुन के सीखा। जब तक कोई आंखों देखा गवाही ना हो तब तक किसी को फांसी जैसा कि डेथ पेनल्टी बोलते हैं ना उसका अंग्रेजी में, वो सजा नहीं दिया जा सकता। और एक वो भी बोला गया, अभी 10 दिन पहले पेपर में आया कि किसी का फांसी का ऑर्डर हुआ, मृत्युदंड का ऑर्डर हुआ, 2 साल तक वो अगर जेल में रहे, उसको फांसी ना दिया जा सके तो उसको फांसी नहीं देना चाहिए और कोई सजा उसको देना चाहिए, फांसी नहीं। जिनकी फांसी का ऑर्डर हो गया और कंडोम से बोलते हैं उसमें लाके डाल दिया और थोड़ी देर में वो फांसी का कुआं है, फंदा है, इस आदमी 2 साल तक हर रात मरता रहा। जैसे ही सिपाही का बूट का आवाज होता है, जूता का आवाज होता है, वो सोचेगा कि हम ही को लेने आ रहा। कितने बार मरा होगा 2 साल में वो आदमी? धनंजय 8 साल तक, 14 साल तक वो जेल में रहे, जबकि एक उम्र कैद का सजा वो काट चुके थे। 8 साल तक उसको फांसी का सजा लेकर के 8 साल तक जेल में रहे, इसके बाद उसको फांसी दे दिया गया क्योंकि वो बेचारा गरीब था। ये सब देख करके हमको लगता है ऐसा कि हमारे कानून अंधाई सिर्फ नहीं है बल्कि पक्षपात दुष्ट है। जो अमीर है, जो पैसे वाले हैं, उनके पक्ष में चला जाता है, गरीब के पक्ष में आता नहीं है। इसके लिए इस तरह का अपराधी जो हमने अभी 2-3 गुना है, ऐसे 10-20 और गुना गिना सकते हैं। छोड़ देंगे तो अपने को अपराधी सोचेंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, कभी मौका मिल जाए तो। हमारे पीएस उनको हम बोलते हैं कि तैयार रहना, मारूंगा कोई पकड़ा जाए हमारे हाथ में, तो वो लोग भी हमारे साथ में रहता है। तो ये हम कर नहीं पाते, करने का मौका नहीं मिल रहा, इसीलिए लेखन के माध्यम से हम उस तरह के एक चरित्र का निर्माण करते हैं
और हमारे कहानी के माध्यम से उसको हम मार डालते हैं। इसी में हमारे हनन अभिष्पा जो है, हत्ता वासना जो है, वो शांत होता है। और हम चाहते हैं, हमारा तो हमने शांत कर लिया, हमारा जो इतने लेख है सब हमारा क्रोध का उपज है। जिस दिन हम क्रोध छोड़ देंगे, हम और एक लाइन भी लिख नहीं पाएंगे। जितने दिन तक हम क्रोधी है, तब तक हम लिख पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा लेख जो पढ़ते हैं, महासती देवी का एक कहानी है द्रौपदी, आप लोगों ने पढ़ा? हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ, एक ने पढ़ा और किसी ने पढ़ा? किसी ने पढ़ा? दोपहर का समय था, उस कहानी को हमने पढ़ा। मूली बस का दुकान था, वो जो बेड़ा रे, हिंदी तो की बोले रे बाबा, घर बनाते हैं जो मिस्त्री, मूली बस का जो बनाते, बांस से जो बनाते हैं घर। अच्छा अच्छा। तो एक मिस्त्री बना रहा था, वहां एक कुठार जो है वो यहीं पड़ा हुआ था, वो नाश्ता करने गया। हम वो कहानी उधर पानी ले बैठो, पानी लेकर। शुरू कर। तो वो कहानी पढ़ करके हमने निकला और वो कुठार का सामने आके खड़ा हो गया और हम ढूंढ रहे हैं। बहुत साल पहले की बात, 50 साल पहले, 50 नहीं 40 साल पहले की बात है। अभी हम वो इंसान नहीं है, बदल गया। वो कुठार को लेकर के हम ढूंढ रहे हैं कि कोई पुलिस वाले मिल जाए तो आप मार देंगे हम, कोई भी मिल जाए। उनका बदन में जो कपड़ा है वही हमारे गुस्सा के लिए बहुत काफी है। वो अच्छा है बुरा है हम देखेंगे नहीं, इसी से अभी मारेंगे। लेकिन उस समय मिला नहीं बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कहानी पढ़ करके हमारे पाठक जो है वो भी इतना गुस्से हो जाए, वो भी सोचे कि वह एक गाली है, दे ही देते हैं। वो इतना गुस्सा हो जाए कि साले लोग को छोड़ेंगे नहीं। समाज में कुछ लोगों को इस तरह क्रोधी बनाने का प्रयास हमारे है, इसलिए हम लिखते हैं। वंडरफुल कि किस तरह से जो है समाज में जो दुख है, नाइंसाफी है, उसको जो है पर्दे पे लाके, उसको जो है पेन के जरिए से किताबों में लाके पाठकों को किस तरह से जो है उनके अंदर एक जस्टिस के लिए, न्याय के लिए उनके प्रति जो है एक चिंगारी जलाने का काम जो है सर करते आए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल में, चूंकि हमारे दरमियान जो बहुत सारे यंग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने की उम्र में हैं, तो आप एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि मैं जो है अपने घर पे बैठ के जब किताब पढ़ रहा हूँ, मैं हिमालय का सैर भी करता हूँ, मैं रशिया भी जाता हूँ, मैं यूएस भी जाता हूँ, मैं समंदर में भी जाता हूँ, मैं पहाड़ों में भी जाता हूँ। उस एक्सपीरियंस को हमारे जो है यंग लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंस्पायर होकर वो भी किताबें पढ़ने लगे। बाकी हम फिर आगे बढ़ेंगे। बांग्ला में बोलते हैं
উপদেশের চেয়ে উদাহরণ অনেক ভালো, उपदेशेर चेये उदाहरण अनेक भालो। किसी को ज्ञान देना, ये करो वो करो हम करो तुम करो, उससे अच्छा है कुछ करके खुद दिखाओ कि हाँ देखो ये काम हमने किया, इसका नतीजा ये निकलता है। अभी भी आप जादवपुर स्टेशन में जाइए, अभी भी मेरे बारे में पूछिए, लोग यही कहेगा यार ये तो यहीं पर दारू पी करके पड़ा रहता था, अरे तो यही मारपीट करके जेल जाता था। लेकिन उस जगह से हमने अपने को उत्तरण बांग्ला में बोलते हैं, और हाँ अपने को अपने ऊपर उठाया, उन सब चीजों को छोड़ करके अपने को हम जिस जगह लाए, हमारे सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा मददगार वो पुस्तक ही थे। एक पुस्तक के माध्यम से जो बात सर ने अभी वो बताया, एक पुस्तक हम जादवपुर रेलवे स्टेशन में ये जो आंगोछा दिखते हैं ना, ये हम कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे ये बहुत मददगार साबित हुआ। उस समय जाड़ा का दिन में ये चादर बन जाता था, मुटिया मजदूरी के समय ये सर का पगड़ी बन जाता था, धूप का समय, हाँ दिन भर मेहनत किए, रात को जाते समय बाजार से चावल खरीदे, इसी में बांध लिए। और जब किसी से मारपीट ही हुआ, इसके एक कोने में एक ईंटा बांध लिए, तो फिर वो कितना बड़ा हथियार बनता है, जिन्होंने इसको प्रयोग किया वो जानते। तो उस दिन से हम ये अंगोछा साथ में लिए घूमते हैं। और एक बार वही जून का महीना कांकेर जेल में चला गया था 3 दिन के लिए, अंगोछा नहीं था, 3 दिन तक हम नहा नहीं पाए। तो तब से हमारा एक डर, कब पुलिस पकड़ ले, कब फिर जेल में जाना पड़े, नहाएंगे कैसे, तो अंगोछा साथ में रखा करो, वो रखते हैं। तो वो जो जीवन था, उस समय हमने एक पुस्तक पढ़ लिए, तो समुद्र के गहराई में क्या है हम वही रेलवे स्टेशन में बैठ के जान गए। हिमालय का सबसे ऊंची चोटी पर क्या है, यही पर चांद में क्या है, अमेरिका में क्या है, अफ्रीका का गहन अरण्य जो है उसमें क्या है, हमें जाना नहीं पड़ता, यहीं पर बैठ के पुस्तक दुनिया का तमाम ज्ञान समेट करके हमको लाके देता है। तो इसीलिए अगर पुस्तक आप पढ़ोगे, दुनिया के बारे में जान जाओगे, क्या सच्चाई क्या झूठा अब जान जाओगे। और कितने भी ताकतवर लोग हो, अगर वो अन्याय करे, आप प्रतिवाद करने के लिए आप डरोगे भी नहीं, आपका सर कभी झुकेगा नहीं किसी के सामने, अन्याय करके सामने। वो ताकत आपको पुस्तक देता है। पुस्तक जो पकड़ के रखा, उस आदमी दुनिया को किसी भी ताकत से डरेगा नहीं, कोई लोभ लालच उसको खरीद नहीं सकता। इसके लिए हम चाहेंगे, हमने करके दिखाया, हम अभी विधायक है भाई। हम देखो जो पुलिस हमको लात मार मार के ले जाते थे, वही पुलिस वाले अभी बैठे हमारे पहरा देने के लिए, है ना। पकड़ के लात मारते थे पछवाड़े में और वैन पर उठाते थे, डंडा मारते थे लाल बाजार में लेके, वही 2-2 पुलिस वाले हमको भी सुरक्षा दे रहा। जो हम कभी खाना नहीं खा पाए, रेलवे ट्रेन में हम गए, टिकट नहीं खरीद पाए, देखो सर लोगों ने हमें हवाई जहाज में सफर करा के लाए, 5 स्टार होटल में रखते हैं हमें, है ना। जो हम एक 17 पैसा के पाव रोटी खरीद के खा नहीं पाते थे, अभी ये जयपुर लीग फेस्ट होने वाला है, 150-200 किस्म का सिर्फ ब्रेकफास्ट का आइटम, कितना खाओगे आप। ये सब प्राप्ति हमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ पुस्तक हमें दिया। पुस्तक से प्यार करो, पुस्तक तुमको ऐसा जगह पहुंचा सकता है, तुम सोच, मैंने भी कभी सोचा नहीं कि इतने बड़ा दिल्ली, पहली बार दिल्ली जब हम आए थे 2016 में, 16 शायद, कोई
कर्मशील भारती नाम का उनका कोई संगठन है, वही लोग लाए थे हमें। तो हमने कहा कि हमने पुस्तक में पढ़ा दिल्ली दुरस्त, दिल्ली पहुंचना उतना आसान नहीं, पुस्तक में है ना। अच्छा। तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कितना मुश्किल। जब से हम दिल्ली का ओर चल पड़े थे, एक कोचुआ भी चाहते तो अब तक दिल्ली पहुंच गए होते, लेकिन हमारे पहुंचते पहुंचते 38 साल लग गए, उस समय बताए थे। और हम पहुंच गए, मतलब पहुंच गए, अब हम जाने वाले नहीं है। और उसके बाद 50 बार दिल्ली हम आ चुके, आते ही रहते हैं हम। हमारे सेकेंड की मदर होम में क्या बोलते हैं, वो दिल्ली हो गया, सेकेंड होम है सेकेंड होम। सेकेंड होम। क्योंकि जितने बार दिल्ली आए और देश का कोई प्रांत में उतना बार नहीं गए। तो ये सब हमें दिया कौन, पुस्तक। इसके लिए आप लोग पुस्तक पढ़ो, जतन से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, लगन से पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो एक दिन इस पुस्तक आपको ऐसा जगह पहुंचाएगा कि आज आप सोच भी नहीं पा रहे। इसीलिए हम इतना ही, क्योंकि हमने करके दिखाया और जीता जगता हम तो आपके सामने है। अब भी करोगे तो आप भी एक दिन जीत जाओगे। जरूरी नहीं कि अब राइटर बनो, राइटर बनना जरूरी नहीं, आप और भी कुछ बन सकते हो। सब माध्यम पुस्तक के पुस्तक के कारण आपके सामने आसानी से हासिल हो जाएगा। दुनिया के सारे रास्ते पुस्तक के जरिए जो है आसान हो जाएगा, पूरे रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। एक सर की जिंदगी, एक खत की जीवन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इनके जीवन में पर्दे हैं, बहुत लेयर्स हैं। एक चीज हम जो आप जानना चाह रहे हैं कि सर जब ग्राउंड में थे, जब जमीनी जो जद्दोजहद कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक कॉमरेड थे, फिर आप जो है पेन उठाते हैं, फिर अभी असेंबली में जा रहे हैं। तो ये जर्नी को आप कैसा देखते हैं कि एक बार आप जमीन में हैं, वहां पे लोगों के हुकूक के हक के लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद आपने पेन के माध्यम से अपने क्रोध को व्यक्त किया और लोगों को जागरूक किया, अब आप एमएलए हैं, आप जो असेंबली में जाते हैं, लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये जर्नी आपके लिए कैसा रहा है, कितना सेम है, कितना डिफरेंट है? क्या आप आज भी आप क्रांतिकारी हैं या कम क्रांतिकारी हैं, या क्रांति करने का तरीका आपका बदल गया? ये हमारे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है, क्योंकि आप वो पूरा जर्नी देखे हैं। क्रांति बहुत बड़ा शब्द है, क्रांतिकारी बहुत बड़ा शब्द है, हम उस लायक नहीं है। हमने जिन समाज में हम जन्म लिए, हमारे आजू बाजू में जिन लोगों को देखे, उनका असहायता हम देखे, हम दुखी हुए, क्योंकि हम भी खुद दुखी थे। तो वो क्रांतिकारी जो नक्सलाइट का जो आंदोलन रहा, वामपंथियों का जो आंदोलन रहा, उसमें हम भागीदारी लिए, सोचे कि समाज को बदल डालेंगे। लेकिन करोड़ों का तादाद में लोग हमसे जुड़े नहीं, वो भी नहीं। हम 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 लोग सोच के कुछ नहीं कर सकते। जब करोड़ों की तादाद में लोग सोचेंगे कि इस व्यवस्था को बदलना है, तो भी हो सकता है। लेकिन लोगों ने सोचा नहीं, शायद उनको और तकलीफ से गुजारना पड़ेगा, तब एक दिन समझेगा, सोचेगा। तो वो रास्ते छोड़ दिए। जब लेखन के क्षेत्र में आए और आज के समय लेखन के क्षेत्र में जब आए, तो हम लोग जो है लोगों का दुख दर्द को जो है, आंसू को जो है, वो बेच रहे थे। अब हमें लगने लगा बेच रहे थे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊं। रेलवे स्टेशन पे एक माँ, 20-22 साल उम्र होगा, उसका एक छोटा सा बच्चा गोद में है, और भीख मांग रहा, 10 पैसे दो, 10 पैसे दो, 10 पैसे दो। दोपहर का टाइम, धूप, तपती धूप, रेलवे स्टेशन, नंगा पाव, कोई उसको पैसे नहीं दे रहा। 10 पैसा मांग रहा सिर्फ, कोई नहीं दे रहा। हमारे साथ आफिक फुआद नाम का एक मित्र रहा, जो अभी बहुत बंगाल में बहुत बड़ा संपादक है, दिवरात्रि कापुर नाम का एक पत्रिका निकालते हैं, वो हमारे साथ में रहा। वो बहुत अच्छा फोटोग्राफी करता है। वो माँ अचानक स्टेशन में, उसका बच्चा रोने लगे तो स्तन उसको मुंह में दिए, दूध पिलाने लगे। माँ, वो फोटोग्राफर था, कैमरा उसके पास था, उसका फोटो खींच लिए। उस माँ को पता भी नहीं चला कि उसका फोटो कोई ले रहा है।
कुछ दिन बाद में प्रतीक्षण नाम का एक पत्रिका, वहां हम दोनों गए तो पत्रिका संपादक जो है वो बोल रहे कि आपके पास ऐसा कोई फोटो होगा जो बच्चे को मां दूध पिला रहा। हमने कहा हाँ उसके पास एक फोटो तो है। तो उन पत्रिका में दिए तो पत्रिका वाले उस फोटो के कारण उनको 400 रुपया दिया। फिर हम फुआद को बोले भाई 200 रुपया कैसे भी करके उन महिला को, उन बच्चे को पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि उनको तो हम लोग बेचे ना, पहुंचा दे। फुआद ढूंढा या नहीं ढूंढा पता नहीं, लेकिन वो पैसा वो दे नहीं पाए। हम बड़ा दुखी हुए। एक मनुष्य, उसका दुख दर्द को हम लोगों ने बेच दिया, फोटो उठा का उस फोटो को खींच करके हम लोग पेपर में दे दिया, उसके कारण पैसा मिला, उसको हम लोग बेचे। ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हुआ बोल करके हम एक कहानी लिख डाले और उसी पत्रिका में उस कहानी छप गया जिसमें हमें 150 रुपया मिला। जिन महिला को पता भी नहीं है कि वो 10 पैसे से मांग रहे थे लोगों से अपना भूख के कारण, बच्चे के दूध के कारण, और उसको कितने पैसे में हम लोग बेच दिए। लिखन के क्षेत्र में हम लोग ऐसे ही करते हैं। लोग आते हैं, उनका दुख का बात हमें बताते हैं, हम सुनते हैं और उसको लिख डालते हैं, छप जाता है, हमें पैसा मिलता है। उसको कुछ नहीं मिलता, जिसको बारे में हमने लिखा उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अभी राजनीति का क्षेत्र में आने के बाद उस तरह के दुखी लोगों को हम मदद कर पा रहे हैं। अभी ठंडे का दिन है, जाड़ा का दिन है, हमारे पास 400 से ऊपर कंबल है। हर विधायक के पास ऐसे कंबल जाते हैं। लोगों को पता नहीं वो कंबल फिर विधायक के पास से कहां चला जाता। ईद का समय और दुर्गा पूजा का समय हमारे पास कपड़ा आता है लोगों को बांटने के लिए, हर विधायक के पास आता है। लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कपड़ा जाता कहां है। पहली बार जो है हम गांव-गांव में घूम के ईद के समय और दुर्गा पूजा के समय, ईद के समय सिर्फ मोहम्मदन एरिया में मोहम्मदन लोगों को, और दुर्गा पूजा के समय हिंदू एरिया में जितने गरीब है हम बांटे। वो बोले भाई विधायक लोग ऐसे कपड़े भी देते हैं, कहां से मिलता, हमारे सरकार देते हैं, उनको पता ही नहीं आज तक। तो हम कम से कम उनका जो हक की चीज उन तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारे एक आत्मसंतोष है। उसका चीज बीच रास्ते में कोई मार नहीं पा रहा। एक क्षेत्र हम जाए और जगह जो हो रहा क्या हो रहा हमें पता भी नहीं, लेकिन गारंटी के साथ हम इतना बोल पाते हैं कि बालाघाट, हुगली बालाघाट क्षेत्र में विधानसभा में जनता के लिए जितने पैसा सरकार से देते हैं, एक एक पैसे हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। ये हमारा आत्मसंतोष है। सवाल तो बहुत हैं और घंटों कम पड़ जाएंगे। अभी हम लोग कुछ आखिरी पड़ाव पे हैं, उसके बाद हम ऑडियंस को मौका देंगे कुछ सर से इंटरेक्ट करें। तो एक बंगाल के बहुत बड़े एक लिटरेरी हैं, बहुत बड़े साहित्य हैं, शंखा घोष सर, वो कहते हैं कि सर का जो इंटरोगेटिंग ऑफ माई चंदाल लाइफ, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, उसको एक शख्स को अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस माध्यम से हम हमारे सारे पाठकों को बोल रहा हूँ कि आपको इस किताब को जरूर जो है पढ़ना चाहिए। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं कि आपके वाइफ ने आपको कितना सपोर्ट किया है, वो फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा। और उसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल, आप एक डिस्कशन में बोलते हैं कि इस समाज में जो है छोटे लोग, या मैं पता नहीं वो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, छोटे लोग, आउटकास्ट, अंडरप्रिविलेज और भद्रलोक लोग हैं। और भद्रलोक लोग हमेशा से जो है इतने आपके जो आपने अचीव किया, आप लेखक हैं, एमएलए हैं, फिर भी आप वो उस नजर से नहीं देखते। ये सब करने के बाद भी इस दुविधा को, इस समाज का जो एक डिफरेंस है, इसको कैसा आप देखते हैं? एक तो ये कि आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, उसके बाद ये सारे अचीव करने के बाद भी जो भद्र लोग समाज में हैं, तो इसके बारे में हमको कैसे देखना चाहिए, क्या है इनका? मेरे पत्नी, उनके बारे में कहानी बता दो। शिव चतुर्दशी का रात था, 71, बांग्लादेश का भी विभाजन हुआ। उस पर से हमारे
सासू माता दो लड़की को लेकर के इस पर आ गए। खान सेना वाले लोग जो है उनके पिताजी को मार दिया था, तो जो छोटे छोटे बच्चे को लेकर के सासू माता इस पर आ गए। तो एक भक्तल लोग के घर में हमारा बीबी से जो बड़ा जो बहन था वो काम करता था, बाल बहुत बड़े बड़े थे। उस समय स्टोव जो है स्टोव उसमें खाना पकता था, वो नीचे जलता था और बाल पकड़ लिया तो वो जल करके वही मर गए। सासू माता जो है नर्सिंग होम में आया कर काम किया करता था और एक 15 रुपया महीना में किराया घर में एक सोल स्थिति कॉलोनी नाम का एक जगह में वो रहते थे। उनके छोटे बच्चे की उम्र 13-14 साल। अभी सासू माता जब आ जाता है नर्सिंग होम में काम करने के लिए 8 बजे से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात 8 बजे। जैसे शाम हो जाता है उस लड़की को उस पाड़ा का कुछ लड़के लफंगा टाइप के तंग करते थे। कोई बुलाता था, कोई एक ईटा फेंक दिया, कोई 2 रुपये का नोट दिखाता है। तो उसको माँ बोला कि अंधेरा हो जाएगा शाम, इससे पहले तू जादवपुर चला जाना और आते समय हम तेरे को साथ में लेके आएंगे। उस दिन शिव चतुर्दशी का रात दिन था, दिन भर ये लड़की जो है भूखा था और उसका माँ एक डिलीवरी पेशेंट के चलते आ नहीं पाए, तो कुछ कीर्तन वगैरह हो रहा था, वहीं पर बैठ के वो लड़की वहीं सो गए। अब 6-8 गुंडे ढूंढते ढूंढते रात को ऐसे ही किसी बेसहारा लड़की को ढूंढ रहे, वो लोग ढूंढते ढूंढते वहां आए, आके देखे कि हाँ यहाँ एक शिकार है। अच्छा, एक दुकान है जमटुदा नाम का था, मतलब वहां सिर्फ पीने का चीज बिक्री होता है और कुछ नहीं। चाय, कोको कोला, नारियल पानी और चोलाई मद, दारू, ये चारों पीने की चीज जो जिसका जो मर्जी वो पी सकता है। तो वो लड़के लोग जो है वहां आके दारू पी रहा है और वही बातचीत कर रहा है कि इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे। और जंटूदा जी वो भी उस पार बंगाल से आए हुए थे। ये लोग जाकर के दारू वारू पी रहे, टैक्सी लेके आए, अंधेरा था, वहीं 8B बस स्टैंड, वहीं पर खड़ा होकर के वो लोग दारू वारू पी रहे। थोड़ा नशा वशा हो जाए उसके बाद इस लड़की को उठा लेगा। तो हम उस रात को सोने जा रहे थे, पुलिस हमें ढूंढ रहा था। उस समय एक बहुत बड़ा गुंडा था कमरपाड़ा का, कमरपाड़ा नाम आप लोग शायद सुने नहीं। वहां किसी को पकड़ के ले जाते थे तो लोग बोलते हैं कि आओगे पैदल में और जाओगे खटिया में। तो हमें ऐसे ले गया था पैदल में और इरादा था उनको खटिया में हमें भेजने का, लेकिन हमने उनको एक को खटिया में सुला दिया था, उसका नाम था कार्तिक। तो पुलिस हमें ढूंढ रहा था, तो हम रात को हमारा तो घर था नहीं, रात को सोने के लिए जगह बदल बदल के सोना पड़ता था, क्योंकि गुंडा बदमाश लोगों के लिए रात होता है खतरनाक। दिन भर वो तो अपने को बचा लेगा किसी न तरीके में, लेकिन रात को नहीं बचा पाता है, रात बहुत खतरनाक होता है उनके लिए। तो हम हर रात को जगह बदलते थे। तो उस दिन सोने के लिए जा रहे थे, थाने का, जादवपुर थाने का बाजू में एक जगह बड़ा बड़ा पाइप पड़ा हुआ था और कोई भी मैंने पुलिस वाले वो थाना का 1 किलोमीटर के अंदर में कोई मुलजिम आके सोया हुआ, ये सोचेगा भी नहीं, उसको तो ढूंढने के लिए दूर दूर जाएगा। तो हम सोचे कि वहीं जाके सो जाएंगे, तो वहीं जा रहे थे सोने के लिए। तब हमें वो झोंटूदा देखा, तो हमें बड़ी कतरा तक सब बुलाया, बोला देखिए हमारा देश का बच्ची है, इसके पिताजी बांग्लादेश में इसको मर्डर कर दिया, एक बहन था जल गया और माँ ऐसे काम करते हैं, अब ये बच्चे यहीं सोए हुए हैं, तो इसको उठा के ले जाने के लिए वो देखो लोग सब प्लान बना रहा, इसको बचा ले। नारियल पानी काटने के लिए कटोरी रहता है और दारू का बोतल यहीं पड़ा हुआ था, लिया बोतल, घटक घटक
पी गया एक बोतल और उस कटारी को उठा लिया और लड़की यहाँ वहीं पर आके खड़ा हो गया। फिर हम उन लोग को तरफ उठा करके दिखाया कि इसको छोड़ने की कोशिश मत करना, ले जाने वाला बात तो छोड़ ही दे, छोड़ने का कोशिश करेगा हाथ ही रख देंगे। अब वो भी जानते थे कि कुछ दिन पहले कार्तिक को हमने कुछ किया, ये भी कहानी जादवपुर में चल रहा था, तो डर गए हमको देख करके, वो लोग फिर आए नहीं। फिर सुबह हुए लड़की उठे और चला गया घर। तो लड़की का माँ जो है वो जब आए, क्योंकि वो नारियल पानी लेने के लिए, पेशेंट के लिए नारियल पानी लेने के लिए उस दुकान में आया करता था कभी कभी, तो सुबह जब जा रहा था वो झंडूदा बुला करके उसको बताया कि आज के रात तो हम लोग बचा लिए, कल क्या करेंगे, कल तो हमारे नाम बोला, कुछ एक नाम था उस समय, बोले वो तो कल नहीं रहेगा, मत आने देना यहाँ। अब उसके माँ फिर घूम करके डॉक्टर के पास गए कि क्या करे, घर में रख के आए तो वहाँ मुश्किल, यहाँ करके रहे रात को तो मुश्किल, बच्चे को लेकर हम करें क्या। तब वो डॉक्टर ने, उनका एक कर्नल दोस्त था, उसको बोले कि ये बच्चे को लिए कुछ करो, और वो कर्नल का एक अनाथालय था सिमुरली नदिया वहीं पर, तो वहीं पर उसको भेज दिया। तो वहीं पर अनाथ आश्रम में पले बड़े। हम चले गए जेल, 74 में जेल चले गए, 77 में हम निकले। उसके बाद में हमें छोटा मोटा काम भी मिल गया, भारत टेलीविजन में सिक्योरिटी गार्ड का, महासत देवी का लड़का हमें वहां काम पे लगाया था। तब हमारे एक भाभी आकर के बोले कि आप तो तुम, और उस समय लिखाई लेख भी छापने लगा, हमारे कुछ लेखन की 10-20 रुपये लेखन के माध्यम से भी आने लगा। तब बोले आप तुम शादी कर लो। बोला शादी करेंगे, हमें लड़की कौन देगा, दिन भर दारू पीता हूँ, मारपीट करता हूँ, जेल जाता हूँ। हाँ 1-2 लेख छाप दिया, लेकिन इतना समाज में कोई हमारा छवि अच्छा नहीं है कि लोग लड़की दे देगा हमें। अब क्या है, वो जो लड़की शिव चतुर्दशी का रात था, ये गौड़ की जगह बात, शिव जैसा पति मांग रहा था, और शिव क्या करता है, गंजा दारू ही तो पीता है। तो हमने कहा कि भाई हमारे कोई भी लड़की हमें पसंद करता है तो दे दो, हम करेंगे सब। तो लड़की का माँ हमको देखा, पसंद किया, भारत टेलीविजन में नौकर, शीशा का दरवाजा, उसके अंदर हमारे दामाद जा रहा, लेकिन वहां जाके क्या करता, 325 रुपये तनखा, उसको क्या मालूम। तो उसके बाद में वो लोग, वो भाभी एक ग्रुप फोटो लाए, 5 लड़की का एक फोटो, बोले देखो देख लो लड़की ये इसी में है। हम बोले बीच वाला तो नहीं है। बोले कैसे तुम्हें पता चला। हम बोले इसको हम पहचानते हैं। बोले हो ही नहीं सकता, ये तो नदिया में रहते हैं, हम 24 वर्ष, ये तो हो ही नहीं सकता। बोला हाँ इसको पहचानते हैं। कैसे? तब हम वो कहानी को बताया कि ऐसे ऐसे हम बचाए थे एक रात को। तब फिर उन लोग को, जब उसको माँ को पता चला कि यही दामाद बचाए थे रात को, तो फिर पसंद कर लिया। वो दारू वारू के बारे में उतना जानते थे नहीं, लेकिन वो तो शिव जानते थे क्या हम क्या है, उन्हीं के चेला है। तो फिर शादी वादी हो गया। आप उसके बाद में वो शादी होने का 1 माह बाद हमारा नौकरी चला गया, मतलब कंपनी बंद हो गया। इसके बाद हम लोग चले गए छत्तीसगढ़ जंगल में। वहाँ हमारा पिताजी पहले पहुंच गए थे, पहुंच के और हम मर भी गए थे। वहां उनको आंगनबाड़ी में एक नौकरी ICDS का 225 रुपये उसको तनख्वाह मिलता था। और वहां जाकर के हम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ गए, संगरगुरु नियोगी के साथ। वहां के लोहा खदान के लेके हम लड़ाई करते रहे। नियोगी जी को भी गोली से मार दिया, भिलाई में गोली चरण कांड हुआ था, 18 मजदूर मरे गए थे, 150 लोग घायल हुए थे, सबको ये पेपर में बहुत आया था। तो भयंकर आंदोलन में हम शामिल हो गए और वहां भी जेल आना जाना चालू हो गया। बुलेट जंगल एरिया है, 1 किलोमीटर दूर में बुलेट गाड़ी बुट आवाज हुआ तो हम बीबी को हम बोलते थे कि हमारे कपड़ा लत्ता तैयार करो, आ रहा हमें लेने के लिए। और एकदम बुलेट आके हमारे दरवाजा के रुकता था। व्यापारी जी, हाँ जी चलिए चलिए।
बुलेट में बैठे चल दिए। तो बीवी जो है वही 225 रुपया में वो परिवार प्रतिपालन करता था, 2 बच्चे भी हमारा हो गया था। हमें कोई तंग नहीं किया, पैसा हम घर में दे पाए तो ठीक, ना दे पाए तो भी ठीक। और इस तरह हम लेखन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाए, नहीं तो हमारे परिवार का बोझ हमारे ऊपर आ जाता तो हम नहीं कर पाते। और जब कल फिर दंडकन में उसको छोड़ करके हम कलकत्ता चले आए, 2 साल तक वो वहीं पड़ा रहे जंगल में। यहाँ आकर के हम 2 साल तक हम एक स्कूल में रसोइया का काम किए। पहले 1 साल हमें कोई पैसा नहीं मिला, उसके बाद में 1 साल पैसा मिला। ये 2 साल से हम जो खाए 300 रुपया उसको महीने में काट लिया गया। 50,000 रुपया 6 महीने को जो तनख्वाह है वो डोनेशन में कर लिया। 2 साल नौकरी के बाद में हमें सिर्फ 2,000 रुपया मिला। 625 रुपये में से एक घड़ी खरीदा था और 1,000 रुपया बीवी को आप भेजे थे, तो वो रुपया मिलते ही वो फिर पैसे लेके बच्चे लेके कलकत्ता चले आए। किराया का घर लिए 350 रुपया किराया, और उसी में रहने लगे और लिखने लगे। बस लिखते अब इतना दूर तक आए। तो बीवी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो अगर हमारे परिवार को ना हमसे मुक्त करते तो हम लिख नहीं पाते। इसके लिए हम उसके प्रति आभारी है। वही बहुत अद्भुत कहानी है कि किस तरह इनके जो है पत्नी ने भी इतना साथ दिया कि इनको लिखने का जो निश्चिंत होकर लिखना भी एक बहुत अपने में उपलब्धि होती है। और इनका पूरा कहानी, ये पूरे लिटरेचर फेस्टिवल जो है यही है कि जो लोग हैं जो कहानी लिखते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां छुपी होती है और वो मंजर आम पे आती है। वो हमें इंस्पायर भी करती है और आने वाले नई जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी। अभी बात करने के लिए बहुत है, फ्लाइट भी है सर का, तो मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे जो ऑडियंस हैं तो उनके साथ भी कुछ सर का इंटरेक्शन हो जाए। तो अभी फ्लोर ओपन है, हम कुछ सवालात ले सकते हैं। जी ठीक ठाक जमा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। सर मेरा सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आपके विभिन्न स्वरूप देखने को मिला। कहीं आप क्रांतिकारी नजर आते हैं तो कहीं अलग स्वरूप दिखता है, कहीं लेखक नजर आते हैं। तो क्या परिस्थितियां उस ऐसा इंसान को बनाती है या क्रांतिकारी होने के लिए वो चीजें जरूरी हैं जो आपके जीवन में हुई? सबसे पहली बात तो है, क्रांतिकारी इन शब्द मेरे ऊपर नहीं बैठता। क्रांतिकारी होने के लिए चरित्र गठन, चरित्र को जिस तरह बनाया जाना चाहिए हमको बनाने का मौका नहीं मिला। क्रांतिकारी होने के लिए जितना पढ़ाई लिखाई वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति, ये तमाम चीज गहरी अध्ययन के बाद एक क्रांतिकारी बनता है जो समाज के हित के लिए अपने प्राण को तक न्यौछावर कर सकते हैं। उस जगह हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्रांतिकारी लोग जो थे वो हमें, हमारे कथन, हमारे कर्मी, हमारे लेखन, इसके कारण जो है हमें बहुत प्यार करते थे। महान क्रांतिकारी कहा जाए तो शंकर विभो योगी, जिन्होंने आत्म बलिदान दिए, हमको बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे। इन समाज को बदलने के लिए जिस तरह लोगों की जरूरत है वो अभी घटते जा रहा। हम लोग जब सोचे थे, हम लोग एक बार सोचे थे, सोचे थे कि क्रांति के कारण पर हम लोग आ गए, अब होने ही वाला है। क्रांति करने के लिए सबसे पहला एक क्रांतिकारी दर्शन होना चाहिए जो है मार्क्सवाद। एक क्रांतिकारी पार्टी होना चाहिए जो नहीं है, और
क्रांति करने के लिए समाज में भी एक उतावलापन होना चाहिए, जो नहीं है। तो थ्योरी हमारे पास है, लेकिन वो क्रांतिकारी उस रास्ते में चलने वाले लोग नहीं है। इसीलिए उस दिशा में हम लोग अभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। या हमारा विश्वास, किसी और का विश्वास जो है, कुछ लोग सपनों साझे बैठे हैं कि कुछ होगा। वामपंथी आंदोलन बंगाल में इतना ऊंचे पड़ाव पर था, केरल में था, त्रिपुरा में था, असम में भी कुछ हिस्सा था। देश के हर प्रांत में कहीं ना कहीं वामपंथियों का सत्ता में आया और ना आया, लेकिन संगठन मजबूत था। छत्तीसगढ़ में था, सत्ता में आए नहीं, लेकिन खनी खदानों में बहुत मजबूत संगठन रहा। अब खत्म हो गया, क्योंकि क्रांतिकारी मानसिकता जो है, जो क्रांतिकारी बात करते रहे, उनके अंदर में उस परिपक्वता तैयार नहीं हुए। उसमें भी कुछ पिछुटन, पीछे खींचने वाला कुछ संस्कार, संस्कृति, सोच उसके अंदर में भी है। हम बंगाल में देखें, अभी भी देख रहे हैं, 4 बार एमपी रह चुके वामपंथी पार्टी का, इस बार वो बीजेपी में चले गए। हम बहुत बड़े, हम खुद की बात बता रहे हैं। हमें पहले, हम उसमें पढ़ाई लिखाई जानते थे नहीं, मार्क्सवाद क्या होता है, लेनिनवाद क्या होता है, हमें जो घर में बैठ के सिखाया था। 40 साल बाद जब उनके घर में गए तो उनके घर में देखा इतना बड़ा मंदिर और इतने छोटे 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 देव देवता मूर्ति सब रखा हुआ है, उनका गले में इतना मोटा जनेऊ। तो जब तक तुम वस्तुवादी, युक्तिवादी, नास्तिक नहीं बनोगे, तब तक तुम मार्क्सवादी नहीं बन सकते। और मार्क्सवादी बनने के बाद ही तुम क्रांति की दिशा में कदम रख सकते हो। तो तुम घर में आके जात मानोगे, भगवान मानोगे, धर्म मानोगे, तो तुम कैसे क्रांति करोगे? तुम खुद के साथ लड़ाई में तुम खुद नहीं जीत पाए, तो तुम समाज से कैसे लड़के जीतोगे? है ना? सही बात है भाई? हाँ, लड़ाई यही शुरू होता है। खुद से जो लड़ाई जीत जाता है वो समाज में कहीं नहीं हारते। यहां जो हार जाता है, बाहर में आकर के आप अपने बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए, उसी भाषण अपने बच्चे को घर में दो ना, अपने जैसे अपने बच्चे को तैयार करो ना। कहां कर पाता है? कहां किया है? आप बुरा माने और अच्छा माने, मोतीलाल नेहरू, उसका लड़का जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जिस रास्ते में चला जवाहरलाल चला, उनकी लड़की जो है इंदिरा गांधी उसी रास्ते में, राजीव गांधी, राहुल, उनकी दिखाए हुए रास्ते में चल रहा। वामपंथी एक नेता दिखाइए जिनकी अपने बच्चे को भी उन्हीं के रास्ते में लाया, वो भी जो बोल के गया, करके गया, उनके बच्चे लोग नहीं करते हैं, नहीं करते, सिखाते नहीं। घर में दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, बाहर में कुछ बोलते हैं, घर में जाकर कुछ करते हैं। बच्चे तो घर से सीखता है ना, तो इसके लिए उसके खुद की बच्चा नहीं क्रांतिकारी बना, उस रास्ते में गया नहीं, वो प्रोमोटर बन गया, वो ठेकेदार बन गया। यही एक मुश्किल है ना? जी जी जी। और कोई सवाल? श्रोताओं की संख्या घटते जा रहा है, यानी और कोई ले नहीं पा रहा इतना लंबा। मैं राजस्थान से हूं और हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें धर्म, जाति और पैसा तीनों बड़ा फैक्टर है। इनके आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं, पार्टियां भी इन्हीं के आधार पर टिकट देती हैं और उसी आधार पर आदमी चुनाव जीत के आता है। तो आप बिल्कुल जमीनी लेवल के आदमी हैं, ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, तो आप जब चुनाव लड़े तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से आपने उनको काबू में किया और किस आधार पर लोगों ने आपको चुना, वोट किया? अब मैं बैठ के बोलूं जी, ये पैर दुखा रहा नहीं, दोनों घुटनों में नी रिप्लेसमेंट है दोनों में। फिर भी हम खड़ा होकर के बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो बोल दिया इतने देर तक।
हमें राजनीति में आने का कोई इच्छा नहीं था, खास करके दक्षिणपंथी राजनीति में। तृणमूल भी एक दक्षिणपंथी पार्टी ही है। कांग्रेस तोड़ करके तृणमूल कांग्रेस बना, जो कांग्रेस इमरजेंसी लाया था, जिसके कारण जेल यातना हमें भी भोगना पड़ा। बंगाल में 21 का जो चुनाव आया, चारों तरफ इतना माहौल गर्म हुआ था कि बीजेपी आने वाला है, बीजेपी आने वाला है। हर एक के मुंह में, हर चौराहे पे, चाय दुकान पे, रेलवे स्टेशन पे, बाजार पे, कहीं पर भी जाओ, बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रहा है। हम मनुवाद विरोधी और ब्राह्मणवाद विरोधी, अब वामपंथ। मनुवादी के खिलाफ हमने बोला, बहुत लिखा, हर जगह बोलते गए, हर जगह लिखते गए। आपका राजस्थान में भी हमें वही जयपुर लिटरेचर में आरएसएस के लोग घेर लिए थे, हमारे पुस्तक में उस बात है। आशीष क्या है जी? आशीष नंदी उस नंदी जी को जिस समय वहां धक्का मुक्की किया, उसकी कुछ दिन बाद, 1 साल बाद की बात है। इन जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी के खिलाफ हम बोलते हैं, लिखते हैं, इसके लिए हम उसके नजर में दुश्मन का श्रेणी में आते हैं। हम मुकुंदपुर में एक बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रयास के बाद एक मकान बनाए थे। हमारे कुछ पुस्तक आपका दिल्ली का एक प्रकाशक एग्रीमेंट करके लिया था, तो बहुत सारे पैसा दिया था और 2-4 पुरस्कार हमें मिला इधर उधर से। कुल मिला के 2 मंजिला एक मकान छोटी सी बन सकता था, और वो हम बन लिए। हमारे दोनों मंजिल नीचे वाला कौन लेगा हिस्सा, ऊपर वाला कौन लेगा, बांट लिए थे। और हम बोल भी रहा था कि ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, सिर्फ जीतने दो बीजेपी को। जबकि हम तृणमूल नहीं करते थे हम, लेकिन हम ब्राह्मणवादी के खिलाफ बोलते थे, मनुवादी के खिलाफ बोलते थे, और शंकर गृह के आंदोलन से जुड़े थे, तो हम बीजेपी के भी खिलाफ बोलते थे। क्योंकि शंकर गृह को किस तरह मारा गया, क्यों मारा गया, हम तो जानते थे ना। हम एक स्कूल में खाना पकाने का नौकरी करते थे, रसोईया। वामफ्रंट का समय में हमें नौकरी मिला, दोनों घुटने हमारे खराब हो गए, प्रेशर, शुगर। सरकार के पास हमने आवेदन लगाया कि हमें कोई हल्का सा काम दिया जाए। डॉक्टर ने बोला कि चूल्हा का सामने आप खड़ा मत रहो। हम एक बार गिर भी गया गर्म पानी में, 1% पूरा जल गया। लेकिन वो स्कूल वाले, महाशक्ति देवी के आदमी हम थे। ये कहानी लंबा खींचते जाएंगे तो रात भर में खत्म नहीं होगा। महाशक्ति देवी के साथ हम थे। शिविर आंदोलन जब हुआ तो महाशक्ति देवी के साथ रहे, इसीलिए हम सीपीएम वाले का दुश्मन बन गए थे। तो जब हमारे घुटने खराब हो गए, हम उन लोग को बता रहे थे कि हमें कोई हल्का काम दिया जाए, वो देने के तैयार नहीं। वो बोलते कि नौकरी छोड़ के चले जाओ, काम तुमको यही करना पड़ेगा, आने तो नौकरी छोड़ दो। सरकारी नौकरी कैसे छोड़ दे? तो उसके बाद में सीपीएम वाले जब चला गया, वामपंथ चला गया, तृणमूल आए, तो तृणमूल से भी हमें ही मांग करते रहे 6 साल तक कि हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद में हमने बोला कि तो जब एक हम राइटर है, तो बड़े बड़े पुरस्कार मिला, फिर भी हमको खाना ही बनाना पड़ेगा, तो हम पश्चिम बंगाल का सरकार का दिया हुआ जो पुरस्कार है, एकेडमी पुरस्कार, उसको हम वापस कर देंगे, एकेडमी पुरस्कार वापस कर देंगे। तो एक तहलका समझ गया, एक राइटर पुरस्कार वापस करना चाह रहे हैं, क्यों भाई? तो ममता बनर्जी के पास से बात गया, क्या मांग तुम्हारा? हमने कहा यही मांग, हमें कोई हल्का काम दिया जाए। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? हमने कहा हमें कोई लाइब्रेरी में दीजिए। तो उन्होंने हमारा मांग लिया, लाइब्रेरी में दे दिया। काम को तो उनके प्रति आभारी होना पड़ेगा ना। 1 महीना हमने काम किया वहां, फिर उनका फोन आया,
हम लोग दलित साहित्य अकादमी का गठन कर रहे हैं, आप इसमें योग देना चाहेंगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा अपना काम है। तो अचानक एक दिन टीवी में बोल रहा कि मनोरंजन भरपरी चेयरमैन, दलित साहित्य अकादमी का गठन हो गया, हमें चेयरमैन बना दिया, जबकि वहाँ बहुत बड़े बड़े प्राध्यापक अध्यापक लोग भी आए और हम एक रिक्शा वाला, वो लोग मानने का तैयार भी नहीं होगा हमें। हमने उनको कहा भी कि हमें मानेगा नहीं लोग, तो उन्होंने कहा मानेगा नहीं, जो उसको जाना पड़ेगा, जो मानेगा वही रहेगा। तो एकेडमी का गठन हुआ। फिर हम दोबारा उनके ऊपर आभारी हो गए, इतना बड़ा मदद किया हमारा। और 1 महीने बाद उसके बाद एक बार फोन आया, आपको चुनाव में खड़ा होना है। अब हम क्या करें? अगर हम बोले कि नहीं हम चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहते, स्वाभिमानी व्यक्ति उनका सम्मान में चोट पहुंचेगा, तो बोलेगा ठीक है जाओ आप पिज्जा के खाना बनाओ। बच्चे लोग अब छोड़ के चले आए तो उनको खाना खाने का तकलीफ हो रहा, आप फिर जाओ खाना बनाओ, आपको लाइब्रेरी वगैरह नहीं करना है। अगर बोल देगा तो हम तो गए ना, तो हमारा नौकरी इधर भी गया उधर भी। बीजेपी वाले जीत के आएंगे फिर भी हमारा नौकरी नहीं रहेगा, और तृणमूल वाले को हम गुस्सा दिला देंगे तो भी हमारी नौकरी नहीं रहेगी। तो थोड़ा देर के लिए तृणमूल को तो सहन किया जा सकता, लेकिन बीजेपी को एकदम नहीं। तो बीजेपी फिर हमने कहा चुनाव लड़ेंगे, और जिस सीट में हमको खड़ा किया गया 36,000 वोटों से हारा हुआ सीट था, बीजेपी वाले लोकेट चटर्जी जो है वहां से जीता था 36,000 वोटों से। 36,000 वोट पीछे चल रहे थे, हम उसी सीट में हमें खड़ा कर दिया। लेकिन हम वहां जाके घूमे। अच्छा, अभी हम ये जो जहां आए हैं, इस्लामिक संगठन द्वारा बुलाया गया, और इस्लाम लोगों ज्यादातर है, हिंदू इक्का दुक्का हो सकता है। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बात ये हकीकत है कि वहां के मुसलमान 27% मुसलमान जो है वो एकदम हाथ उठा दिया, हमारे वोट आपका है। और महिला लोग जो है उन दीदी का देख करके ममता बनर्जी को बोले हम लोग देंगे, दीदी का पार्टी को कैंडिडेट कुछ भी हो लेकिन दीदी को देना है। और कुछ सीपीएम वाले भी बोले हम करते हैं सीपीएम पार्टी, लेकिन आप जैसे आदमी राजनीति में होना चाहिए, वोट हम आपको देंगे। और इस बात भी धीरे धीरे बोल रहा हूं, कुछ बीजेपी वाले भी चुपी चुपी हमसे मिल करके बोले कि आपको ही वोट देंगे। तो ये 36,000 वोट हमने कवर कर लिया, हम जीते। जीतने का उम्मीद ही नहीं था, लेकिन हम जीत गए। अब हम करें तो क्या करें? नौकरी तो हम छोड़ दिए, अब हम इसको छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? सवाल वो आएगा। दूसरी बात यह है, ये जो आम लोग जिनने हमें वोट दिया, वो तो बोलेगा कि हम तो आपसे झगड़ा नहीं किए, आप तो हमें मदद करोगे बोल के हम आपको वोट दिए थे, तो 5 साल तक हमारी सेवा दिए बगैर अब भागे गए, तो हम अपराधी बन जाएंगे। क्योंकि हम तो दलित संगठन भी करते हैं ना, हम दलित साहित्य भी करते हैं ना, तो वो तो हमारा हमने होगा हर मीटिंग में कि आपको जो हम लोग वोट दिए थे हमारी मदद करेंगे 5 साल, इसके बाद आपको पार्टी टिकट दे ना दे वो बात अलग। टिकट नहीं देता आप नहीं, लेकिन अभी आप छोड़ के क्यों भागे? हमारा मदद करने से आप क्यों चुक गए? तो फिर हम क्या जवाब देंगे? अभी तो 2-3 साल और हम जिंदा रहेंगे, फिर 2-3 साल तक लोगों को हम क्या जवाब देंगे? इसके लिए हम अभी तक विधायक बने हुए हैं, इसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं। बस 15 महीना और बचे हैं, 15 महीने के बाद फिर लेखन का क्षेत्र में हम आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, क्योंकि टाइम भी बढ़ता जा रहा है, हमारे पास जो है टाइम खत्म हो रहा है। तो लिटरेचर फेस्टिवल का एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य ये भी है कि आपके अंदर सवाल पैदा हो, तो आप सवाल को बना रखें। अब इस तरह बाहर भी निकलेंगे तो कुछ सवाल हम लोग कर सकते हैं। टाइम हम लोग अगर 15-20 मिनट आगे निकल चुके हैं हम लोग, तो सर हम लोग इसको इसी पे खत्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि लिटरेचर फेस्टिवल में आने का, अगर एक ही आपने ये सेशन अटेंड किया तब भी कामयाब है आप, क्योंकि हमने बहुत एक बड़े इंसान से आज मुलाकात की जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल देखा, उसी को अपना जो है अपना आग बना के उसी से अपना जो है पूरा एक पर्सनैलिटी को खड़ा किया, किताबें लिखी, समाज में बदलाव का जो पूरा एक नींव उन्होंने रखा है।
तो हम बहुत बहुत आभारी हैं मनोरंजन व्यापारी सर का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। वो मालदा में थे, कहीं प्रोग्राम में थे, हमारे एक पुकार पे वो आए हैं, तो हम उनके बहुत आभारी हैं और हम पूरे ऑडियंस के लिए आभारी हैं कि आप यहाँ पे आए। आखिरी गुजारिश है कि सर की बहुत सारी किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं, आप इसको जरूर पढ़िए और इससे जो इंस्पायर हुई है, इससे जो समाज में जो है बदलाव लाने की जो है परंपरा को आगे रखिए। इसी से हम इसकी सेशन का जो है एंड का ऐलान करते हैं। सभी को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, अभी सेशन खत्म हो गया। एक चीज आप लोग को बोलना चाहता हूं, मन में आ रहा कि नहीं बोल के चला जाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। मेरे पिताजी का जो पिताजी परदादा बोलते हैं क्या? जी 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 जी। उनका 3 बच्चा था, 3 लड़का था। तो सबसे छोटा जो था शिव कुमार, पूर्वी बंगाल से वो उड़ीसा में चला। उस समय रेल लाइन वाइन था या नहीं था, क्या था क्या नहीं था। वो उड़ीसा जा रहे थे भैंसा खरीदने के लिए। तो रास्ते में उनको बंगाल में बोलते हैं कलेरा और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोलेरा ही डायरिया, कलेरा बोलते हैं बांग्ला में, है? वो एक बीमारी है, टट्टी उल्टी होता है, मर जाता है लोग। तो ये रास्ते जाते थे, तालाब वालाओं का पानी वानी से तो खाना वाना खाए बनाए, तो वो हो गया उसको। फिर उसके गाँव वाले जो साथ गए थे सोचे कि ये तो कलेरा रोगों से लोग खूब डरते थे, क्योंकि गांव के लोग मर जाते थे उस बीमारी से, भागते थे किसी को वो बीमारी हो तो उसको देख करके। तो इसके जब कलेरा हो गया तो वो झाड़िया के नीचे उसको छोड़ दिया और ये लोग चले गए अपने गांव और जाके बताया कि वो मर गया था, हम लोग दफना वफना दिए, लेकिन ये मरे नहीं। एक मुसलमान जो है सुबह वो फजर का नमाज पढ़ने जा रहे थे, बिल्कुल लालन फकीर टाइप का कहानी। ये उनको उठा के ले गए घर में और इसको दवा दारू किए और ये अच्छा हो गया। बेटा तुम कहाँ रहते हो? तो उसको 1 महीना बाद उसको घर जाने दिया, वो चला गया। अब मुसलमान लोग किसी कारणवश कहीं रास्ते से जा रहे थे, वहां तरिया माने गांग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो नदी नहीं है, नदी से छोटा थोड़ा नहर, उसी से जा रहे थे। तो बोला अरे इसी गांव का एक लड़का तो हमारे वहां बीमार पड़ा हुआ था, हम लोग उसको अच्छा करके भेजा, तो अभी चल के देखते हैं वो लड़का अच्छा है या नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं। तो वो आए देखने के लिए। तब लोगों को पता चल गया कि ये मुसलमान का घर में खाना खाए पानी पिए। तो उसको जात से ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण लोग, गांव के जो पंच सरपंच लोग रहते हैं क्या क्या, उनको जाति से निकाल दिए। तो हमारे जाति का एक हिस्सा वो मुसलमान है और पूर्वी बंगाल में जो व्यापारी टाइटल वाला मुसलमान जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमारे उसके साथ खून का रिश्ता है। यानी हम बीच में है, कुछ हमारे लोग हिंदू है, कुछ मुसलमान, और बीच में हम है जो कि ना तो हिंदू है ना मुसलमान, नास्तिक है।